आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में आ सकता है महाभियोग, प्रस्ताव सरकार कर रही विचार। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, केरल में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में 208 केस। भारत ड्रोन उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 गुना करेगा निवेश, पाकिस्तान इस काम के लिए चीन और तुर्की पर निर्भर। चेन्नई में चलते चलते अचानक बीच में रुका रोलर कोस्टर, 3 घंटे फंसी रही 30 लोगों की जान। नौकरी में नहीं चलेगी नवाबी, बर्खास्त होते ही पेंशन से धोना पड़ेगा हाथ, सरकार का बड़ा फैसला। 2026 तक असम में बाल विवाह पूरी तरह खत्म करेंगे, सीएम हेमंत शर्मा ने दे दी डेडलाइन। आपकी भाषा तमिल से पैदा हुई है, कमल हसन की टिप्पणी से मचा घमासान। विदेशी अंशदान पाने वाले एनजीओ के लिए सरकार का बड़ा आदेश। आग से मत खेलो, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भड़का रूस, दे डाली तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। और दिल्ली, यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत में कब पहुंचेगा मॉनसून, आईएमडी की ताजा अपडेट्स। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि उन्हें पद से हटाने की तैयारी चल रही है। पता चला है कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। गत 8 मई को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था और उसके साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी थी। जस्टिस खन्ना ने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट पर जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से साझा किया था। माना जा रहा है कि जस्टिस खन्ना ने अपने पत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है। वैसे महाभियोग की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और आज तक कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1010 हो गई है। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 430 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 208 मामले हैं। बता दें कि दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83 केस हैं। वहीं राजस्थान में 32, एमपी में 5 और यूपी में 30 मामले सामने आए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में कोरोना के अभी तक 2 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मृतक की संख्या 12 पहुंच गई है। हालिया संघर्ष में बड़े पैमाने पर ड्रोन के इस्तेमाल के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ड्रोन हथियारों की रेस में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान जहां इसके लिए चीन और तुर्की पर निर्भर है, वहीं भारत ने इसके लिए घरेलू उद्योग में निवेश करने का फैसला किया है। भारत अगले 1 से 2 वर्ष में घरेलू स्तर पर ड्रोन उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से पहले की तुलना में लगभग 3 गुना यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए, 47 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकता है। तमिलनाडु के चेन्नई में सोमवार शाम को ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित एक निजी मनोरंजन पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब रोलर कोस्टर में चलते चलते अचानक खराबी आ गई। चेन्नई के एक निजी मनोरंजन पार्क में रोलर कोस्टर में खराबी आने के बाद 8 बच्चों और 10 महिलाओं सहित 30 लोग लगभग 3 घंटे तक फंसे रहे। राइड के संचालन में खराबी आने के बाद पार्क के कर्मचारियों ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया और बचाव कार्य शुरू करने के लिए अग्निशमन और बचाव सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों के अनुसार फंसे हुए लोगों को एक एक करके सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस बचाव अभियान में एक विशाल क्रेन का इस्तेमाल किया गया। अभी तक किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2025 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए बर्खास्त करने या हटाने से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा। इन नियमों को 22 मई को अधिसूचित
किया गया। इसमें कहा गया कि कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के फैसले की समीक्षा प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय करेगा। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 2021-22 से 2023-24 के बीच 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी दर्ज की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2026 तक असम में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। असम में बाल विवाह समाप्त करने की निरंतर मुहिम को रविवार को नई दिल्ली में आयोजित राज्य के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान सराहना मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में असम को बाल विवाह समाप्त करने के लिए उसके सक्रिय और निरंतर प्रयासों के लिए केंद्रीय मंत्रियों, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रशंसा मिली। तमिल मेगास्टार कमल हसन ने अपनी हालिया फिल्म ठग लाइफ की रिलीज से कुछ सप्ताह पहले चेन्नई में एक कार्यक्रम में ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि आपकी भाषा कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है। कमल हसन ने अपने भाषण की शुरुआत उइरे उरावे तामिजे वाक्यांश से की, जिसका अर्थ है मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा है। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद कन्नड़ अभिनेता शिव राजकुमार की ओर इशारा करते हुए हसन ने कहा, ये उस जगह मेरा परिवार है, इसीलिए वह शिव राजकुमार यहाँ आए हैं। इसीलिए मैंने अपना भाषण जीवन, संबंध और तमिल कहकर शुरू किया। आपकी भाषा कन्नड़ तमिल से ही पैदा हुई है, इसलिए आप भी इसमें शामिल हैं, इसका हिस्सा हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रकाशन संबंधी गतिविधियों में लगे और विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन एनजीओ कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेंगे और उन्हें भारत के समाचार पत्र पंजीयक से ये प्रमाण पत्र लेना होगा कि वे कोई समाचार सामग्री प्रसारित नहीं करते हैं। केंद्र ने कहा है कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA के तहत पंजीकरण चाहने वाले एनजीओ को नए नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने FCRA के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया है और अब से विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति मांगने वाले एनजीओ को ये हलफनामा देना होगा कि वे फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स के अच्छे आचरण संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। FATF आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी हालत में सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप पुतिन से खफा है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से दो टूक कह दिया है कि हमारी बात नहीं मानकर वे आग से खेल रहे हैं, लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का करारा जवाब दिया है और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अनुकूल स्थितियों से मजबूती लेकर मानसून बहुत तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। संभव है इसी महीने के अंत तक बिहार के आधे हिस्से तक पहुंच सकता है, किंतु 3-4 दिनों के बाद गति में कमी आएगी। जून के पहले हफ्ते से बेहिसाब मानसूनी बारिश में थोड़ी कमी आएगी। फिर भी देश के अधिकांश हिस्सों में जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। इससे गर्मी से राहत मिलती रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं खेती के लिए इस वर्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देश की करीब 42% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। भारत मौसम विभाग ने मंगलवार को मानसून का दूसरा पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य, पूर्वोत्तर हिस्से में सामान्य से कम और मध्य भारत के साथ दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने बताया कि जून से सितंबर के बीच 106% वर्षा होने का अनुमान है, जो पिछले 5 दशक की औसतन वर्षा से 87 सेंटीमीटर ज्यादा है। इस बार जून महीने में औसत से 108% वर्षा हो सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।